दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। दिल्ली की राजनीति में हाल के दिनों में आम आदमी पार्टी द्वारा अपनाई गई आक्रामक राजनीतिक शैली, जिसमें कई विधायक, नेता और कार्यकर्ता सिर पर कफन बांधकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। दरअसल एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक कदम के रूप में इसे देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य केवल विरोध दर्ज कराना नहीं बल्कि राजनीतिक नैरेटिव को अपने पक्ष में मोड़ना भी है। और ये कफन सर पे बांध के मैं शुरुआत करने का काम कर रहा हूं साथियों आज आपके बीच में। और हम सबके लिए लेके आए, सबके लिए लेके आए जो साथी इस कफन को बांधना चाहते हैं। भाई एक बात सुन लो, आप लोग लड़ाई लड़ोगे तानाशाही से, कौन को लड़ाई ना करो, कफन बांध दो प्यार और सर से, डरते तो नहीं हो, गोली से डर तो नहीं लगता, सच बताना, कफन बांधोगे तो जो बांधेंगे सबके बाद कफन भेजेंगे। और अध्यक्ष जी हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लड़ाई में हम आपके साथ हैं। अगर सीने पे गोली खानी होगी तो सीने पे खाएंगे, पीठ पे गोली नहीं खाएंगे। हम लोग ये बताते हैं आपको, पीठ पे गोली नहीं खाने वाले लोग, हम छाती पे गोली खाएंगे। और बता दूं, इस भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत हो चुकी है, ये सत्ता से जाएगी और ये बता रहा हूं दिल्ली से भी जाएगी, देश से भी जाएगी और दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर भी ये सबका परचम लहराएगा। ये बात आज मैं कह के जा रहा हूं आप लोगों के बीच में, ये सबका परचम लहराएगा। मैं सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और एक बार जोरदार इंकलाब, इंकलाब, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे, शहीद आजम भगत सिंह अमर रहे। इस पूरे घटनाक्रम में अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और कुलदीप कुमार जैसे नेताओं की सक्रिय भागीदारी ये संकेत देती है कि पार्टी जमीनी स्तर पर एक संघर्षशील छवि को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रही है, जो 2013-15 के दौर में उसकी सबसे बड़ी ताकत रही थी। कफन बांधना भारतीय राजनीतिक संस्कृति में अंतिम लड़ाई या निर्णायक संघर्ष का प्रतीक माना जाता है और आम आदमी पार्टी इसे ये संदेश देने के लिए इस्तेमाल कर रही है कि वो दिल्ली के अधिकारों, योजनाओं और जनता के हितों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस रणनीति के पीछे कई स्तरों पर राजनीतिक गणित भी काम कर रहा है। पहला, आम आदमी पार्टी अपने को पीड़ित के रूप में स्थापित करना चाहती है, जो केंद्र सरकार और उपराज्यपाल के साथ टकराव के चलते काम नहीं कर पा रही थी। और दूसरा, अब वो ये भी दिखाना चाहती है कि बीजेपी के शासन या प्रभाव में दिल्ली की प्रशासनिक स्थिति कैसी बिगड़ी है, खासकर कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और बुनियादी सेवाओं के मुद्दे पर वो बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार को घेरना चाहती है। अरविंद केजरीवाल का ये दावा है कि अगर आज चुनाव हो जाएं तो बीजेपी 10 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। दरअसल ये एक राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रणनीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अपने कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरना और विरोधी खेमे में असमंजस पैदा करना है। इस तरह के बयान आमतौर पर मोमेंटम बिल्डिंग के लिए भी दिए जाते हैं, खासकर तब जब पार्टी खुद को फिर से आक्रामक मोड में ला रही हो। 2024 के लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और इसके बाद दिल्ली के विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी के हाथ खाली रहे। लेकिन बावजूद इसके पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि दिल्ली का लोकल वोटर अभी भी उनके साथ है, क्योंकि दिल्ली में मतदान पैटर्न अक्सर लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अलग अलग रहता है। रणनीतिक रूप से देखें तो आम आदमी पार्टी इस समय 3 प्रमुख नैरेटिव पर काम कर रही है। पहला, दिल्ली मॉडल की वापसी, जिसमें वो अपनी पुरानी उपलब्धियों जैसे मुफ्त बिजली, पानी, मोहल्ला क्लिनिक, सरकारी स्कूलों में सुधार आदि को फिर से केंद्र में ला रही है और ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी या केंद्र सरकार ने इन योजनाओं को रोकने या कमजोर करने की कोशिश की। दूसरा, प्रशासनिक टकराव, जिसमें एलजी बनाम दिल्ली सरकार के विवाद को जनता के सामने इस रूप में पेश किया जा रहा है कि हमारी चुनी हुई सरकार को एलजी के जरिए परेशान किया जाता था। और तीसरा, जमीनी आंदोलन,
जिसमें सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन, पदयात्रा और प्रतीकात्मक आंदोलनों के जरिए जनता के बीच सीधा संपर्क बढ़ाया जा रहा है। कफन बांध आंदोलन इसी तीसरे नैरेटिव का हिस्सा है जो मीडिया और सोशल मीडिया दोनों जगह हाई विजिबिलिटी पैदा करता है। अब अगर बीजेपी के संदर्भ में देखें तो आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पिछले 1 वर्ष में नगर निगम प्रशासनिक प्रभाव और केंद्र की भूमिका को जोड़कर दिल्ली में अपराध में वृद्धि हुई है, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे बने हुए हैं और बुनियादी सुविधाओं में गिरावट आई है। हालांकि ये भी सच है कि कानून व्यवस्था सीधे केंद्र सरकार के अधीन आती है, इसलिए उसे आम आदमी पार्टी राजनीतिक मुद्दा बनाकर बीजेपी को सीधे घेर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ये तर्क देती है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जब थी तब वो भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई थी और प्रशासनिक अक्षमता के कारण विकास कार्य बाधित होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब से रेखा गुप्ता की सरकार बनी है तब से दिल्ली में काम हो रहा है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषण के तौर पर यह कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी ये आक्रामक रणनीति रीमोबिलाइजेशन का एक संकेत है, यानी पार्टी अपने कोर वोटर खासकर निम्न और मध्यम वर्ग, शहरी गरीब और सेवा निर्भर वर्ग को फिर से सक्रिय करने की कोशिश कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका वेलफेयर मॉडल प्लस लोकल कनेक्ट रहा है और यही वजह है कि वो बार बार ये दावा करती है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराना उसके लिए संभव है। इसीलिए केजरीवाल कहते हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी 10 से ज्यादा सीटें नहीं जीत सकती। जहां तक वापसी के शंखनाद का सवाल है तो जाहिर है आम आदमी पार्टी 2030 में जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होगा उससे पहले अपने आप को इस तरह पेश कर रही है कि वही दिल्ली का विकास कर सकती है। बीजेपी के बस में दिल्ली का विकास करना नहीं है, क्योंकि अगर बीजेपी के बस में दिल्ली का विकास होता तो दिल्ली की यह हालत ना होती। दिल्ली की राजनीति में आने वाले समय में मुकाबला केवल आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी नहीं बल्कि नैरेटिव बनाम नैरेटिव भी होगा। क्या आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली मॉडल और संघर्ष की राजनीति के दम पर जनता का भरोसा बनाए रख पाएगी या बीजेपी अपने संगठन, केंद्र की ताकत, वैकल्पिक विकास एजेंडे के जरिए आम आदमी पार्टी को चुनौती दे पाएगी? कफन बांध जैसे प्रतीकात्मक आंदोलन इस बड़े राजनीतिक संघर्ष के शुरुआती संकेत हैं जो ये दिखाते हैं कि दिल्ली की सियासत एक बार फिर उच्च तापमान यानी कि हाई वोल्टेज की ओर बढ़ रही है।